स्टूडेंट्स, धारा विद्युत के इस लेक्चर में हम लोग कई छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसी से एक नियम निकलेगा, जूल का नियम, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। जब भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलता है। अगर किसी भी तार से विद्युत धारा बह रहा है तो अगर आप उसको टच करोगे तो वो थोड़ा सा गर्म रहता है। यही वजह है कि ऐसे प्रदेश जहां पर बर्फ गिरता है वहां पर बर्फ गिरने से भी बिजली के तारों के ऊपर बर्फ नहीं जमता है, क्योंकि बिजली के तार जो रहते हैं वो सदैव थोड़ा सा गर्म रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्युत धारा बहने से चालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, और वही गतिज ऊर्जा जो बढ़ रहा है वो उसमें के ताप को बढ़ा दे रहा है, चालक के ताप को बढ़ा रहा है, जिससे हमें उस चालक में गर्मी का अनुभव होता है। मेरे ख्याल से तापीय प्रभाव क्या होता है आप ये समझ गए हैं। अब तापीय प्रभाव हो रहा है और तार गर्म हो रहा है, मतलब ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में निकल रहा है। तो वो ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में निकल रहा है उसका परिमाण कितना होगा, उसके लिए हमको एक व्यंजक व्युत्पन्न करना है, और साथ ही साथ एक जूल का नियम है वो भी आपको सिद्ध करना है। तो चलिए एक परिपथ बना लेते हैं। एक परिपथ बना लिया और परिपथ में बाह्य लोड ले लिया R, और यहां पर एक सेल लगा देते हैं। इधर कर देते हैं प्लस, इधर कर देते हैं माइनस। यहां पर एक सिरा ले लेते हैं A, एक सिरा ले लेते हैं B। ये जो बाह्य प्रतिरोध R है या लोड प्रतिरोध जो R है, इसके सिरे पे जो विभवांतर V होगा वो A पर जो विभव है और B पर जो विभव है दोनों के अंतर के बराबर होगा, और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, शून्य से बड़ा होगा। विभवांतर का मान सदैव धनात्मक होगा। कहने का मतलब यही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत धारा, देखिए प्लस से माइनस की ओर बहता है। विद्युत धारा को हम लोग मान लेते हैं कितना है, I है। विद्युत धारा की परिभाषा से आप जानते हैं विद्युत धारा जो होता है आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश को Q ले लेते हैं और समय को ले लेते हैं T। तो आवेश बटा समय हो गया विद्युत धारा। तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुणित समय। इसको समीकरण 2 करके छोड़ दीजिए। अब देखिए आवेश जो है, आवेश किधर चल रहा है, B से A की ओर चल रहा है। तो B से A में जब ये चल रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा का क्षति हो रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा का क्षति जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो स्थितिज ऊर्जा में क्षति को अगर मैं U लिख देता हूं या डेल U लिख देते हैं, ठीक है, डेल U या केवल U ही चलिए लिखते हैं। U बराबर UF अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस UI प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अंतिम स्थितिज ऊर्जा कहां पर होगा? अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगा B पे। तो B पे जो स्थितिज ऊर्जा होगा, अगर आपको ऊर्जा का याद हो तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं Q V B, और यहां पर आ जाएगा Q V A। यहां से Q को कॉमन निकाल दीजिए तो बच जाएगा क्या, VB माइनस VA। फिर यहां से माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दीजिए तो Q गुणित आ जाएगा VA माइनस VB। समीकरण 1 से देखिए VA माइनस VB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस Q गुणित V। ये आ गया स्थिति ऊर्जा। इसको समीकरण 3 देके छोड़ दीजिए। ये वो स्थितिज ऊर्जा आ गया जो स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रहा है। अब आप ये जानते हैं कि अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है या घट रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। मतलब स्थितिज ऊर्जा में जो कमी हो रहा है वही गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो U बराबर हम लोग लिखते सकते हैं माइनस K। तो K बराबर क्या हो गया, प्लस QV। यही जो गतिज ऊर्जा के में ये क्या बता रहा है, K बता रहा है कि गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हो रहा है। यही जो वृद्धि हो रहा है गतिज ऊर्जा में
वही ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में चालक से व्युत्पन्न होगा, और इस ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग H से प्रदर्शित कर सकते हैं। H बराबर हो जाएगा Q गुणित V। समीकरण 2 का प्रयोग कीजिए। देखिए Q के जगह आप क्या रख सकते हैं, I गुणित T। तो H बराबर आज जो ऊष्मीय ऊर्जा व्युत्पन्न हो रहा है, H बराबर आ जाएगा VIT। ये आ गया जो ऊष्मीय ऊर्जा व्युत्पन्न हो रहा है उसका प्रथम सूत्र। V है विभवांतर, I है विद्युत धारा और T है समय। अब यहीं से हम लोग कुछ और नियम निकालते हैं। नया कुछ नियम नहीं है, ओम का नियम आपको पता है, V बराबर होता है I गुणित R। अब देखिए H, जहां पर V है समीकरण में वहां पर आप I गुणित R रख दीजिए, यहां पर I गुणित T रहेगा ही। तो दूसरा समीकरण आपका आ गया H बराबर I स्क्वायर R गुणित T। ये दूसरा सूत्र आ गया। एक सूत्र और आता है H बराबर V स्क्वायर T बटे R। तो ये 3 सूत्र हो गए तापीय उस ऊर्जा के लिए जो ऊष्मा के रूप में चालक से व्युत्पन्न हो रहा है अर्थात निकल रहा है। 3 सूत्र है ये, वोल्टेज विद्युत धारा समय के पद में, यहाँ पर विद्युत धारा प्रतिरोध और समय के पद में, यहाँ पर वोल्टेज या विभवांतर समय और प्रतिरोध के पद में। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो 3 रिलेशन आपके निकले हैं इसी से कुछ हमारे नियम निकलेंगे जिसको हम जूल का नियम बोलते हैं, उसको भी चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट, इन 3 संबंधों को जो हम लोग निकाले हैं, इन 3 संबंधों से कुछ नियम निकलते हैं, उन्हीं नियम को हम बोलते हैं जूल का नियम। अब देखिए ये तीनों ही संबंध में आप देख रहे होंगे कि जैसे समय t का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही ऊष्मीय ऊर्जा H का मान बढ़ता जाएगा। मतलब जो ऊष्मीय ऊर्जा H है ये समय t के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ऊष्मीय प्रभाव भी उतना ही ज्यादा होगा। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरे संबंध में हम आ जाते हैं। दूसरे संबंध में देखिए, अगर हम विद्युत धारा I के मान को नियत रख दें तो जो ऊष्मीय प्रभाव होगा H वो प्रतिरोध के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा बाहरी लोड होगा उतना ही ज्यादा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा अगर विद्युत धारा I का मान नियत है। और इसी फॉर्मूला से दूसरा निकल रहा है कि अगर प्रतिरोध R का मान को आप नियत कर देंगे तो ये ऊष्मीय ऊर्जा H का मान विद्युत धारा I के समानुपाती होगा, वर्ग के समानुपाती होगा। मतलब जितना आप विद्युत धारा बढ़ाएंगे ऊष्मीय प्रभाव उतना बढ़ेगा, जबकि प्रतिरोध हमारा नियत है। ठीक है, और यही जो कुछ नियम है इन संबंधों से निकलता है, इसी को हम जूल का नियम कहते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग अगले टॉपिक को देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए किसी विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा इकाई समय में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इस बात को आप चाहें तो इसके विद्युत शक्ति के परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। विद्युत शक्ति को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत शक्ति के बारे में मैंने क्या बताया कि इकाई के समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कार्य नहीं हो सकता है। कार्य कर रहे हैं तो समय के सापेक्ष उस कार्य का एक दर होगा, कार्य के दर को ही हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए W बराबर जो होता है इसको हम लोग VIT लिख सकते हैं या I स्क्वायर RT लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया? जो पिछले जो टॉपिक था उसमें हमने जो निकाला था कार्य, ये वही चीज है। स्थितिज ऊर्जा और कार्य में कोई फर्क नहीं होता है। और एक फॉर्मूला क्या निकाला था? V स्क्वायर T बटा R। ये 3 फॉर्मूला थे। इन 3 फॉर्मूला को अगर मैं W को के जगह बारी बारी इन तीनों सूत्र को रखते जाऊं तो जो विद्युत शक्ति है उसके लिए हमारे 3 फॉर्मूला निकलेंगे। VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R। ये हो गया विद्युत शक्ति का सूत्र।
ये विद्युत शक्ति क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। किसी परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए किसी विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को उसकी विद्युत शक्ति कहते हैं। किसकी विद्युत शक्ति? उस स्रोत की विद्युत शक्ति। और ये विद्युत शक्ति के 3 सूत्र हो गए। तीनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये निर्भर करेगा इस बात पे कि आपको क्या पता है। ये वोल्टेज और विद्युत धारा के पद में फॉर्मूला है, ये विद्युत धारा और प्रतिरोध के पद में फॉर्मूला है, और ये वोल्टेज और प्रतिरोध के पद में फॉर्मूला है। इन तीनों ही सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी इकाई क्या होती है। इकाई देखिए, कार्य की इकाई जो होती है वो होता है जूल, और समय का इकाई जो होता है उसको कहते हैं सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं वाट। वाट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 वाट क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि 1 वाट बराबर जो होगा तो आप यहां से लिख सकते हैं 1 जूल बटा 1 सेकेंड। यहां पर लिख सकते हैं कि यदि किसी विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा प्रति इकाई समय में या कार्य करने की दर 1 जूल प्रति सेकेंड हो तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति जो होती है या उस विद्युत वाहक बल स्रोत की जो शक्ति होती है वो 1 वाट के बराबर होता है। अब जो वाट है, हम लोग व्यवहार में वाट का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं। वाट के जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? किलोवाट का हमारा व्यवहार में प्रयोग होता है। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट, या इसी को हम कह सकते हैं 10 के घाते 3 वाट के बराबर होता है। और एक होता है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट जो होता है वो 10 के घाते 6 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो होता है 10 के घाते 6 यानी 10 लाख वाट के बराबर होता है। और व्यवहारिक रूप से एक और इकाई है जिसका प्रयोग हम लोग विद्युत शक्ति के लिए करते हैं, वो है HP, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत शक्ति। मेरे ख्याल से विद्युत शक्ति का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत शक्ति के सूत्र कैसे निकाले ये भी आप समझ गए होंगे। विद्युत शक्ति का इकाई और विद्युत शक्ति के कुछ व्यवहारिक इकाई आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ और टॉपिक थोड़े बच गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। विद्युत ऊर्जा का जो परिभाषा होगा उसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि किसी विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए दिए गए समय में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो दिए गए समय में हम जितना कार्य कर रहे हैं उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बीच में परिभाषा में थोड़ा सा फर्क है। विद्युत ऊर्जा में जहां हम कह रहे हैं कि दिए गए समय में किया गया कार्य, जबकि विद्युत शक्ति में हम कहते हैं इकाई समय में किया गया कार्य। वहां पर कार्य का दर देखा जाता है और यहाँ पर कितने समय में हम कितना कार्य कर रहे हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये विद्युत ऊर्जा जो होता है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र कैसे निकलेगा? देखिए, विद्युत शक्ति के लिए आपने कार्य बटा समय निकाला था, तो कार्य बराबर हो जाएगा विद्युत शक्ति गुणित समय। तो ये विद्युत शक्ति जो है यही किया गया कार्य विद्युत शक्ति के रूप में होगा कन्वर्ट। तो अब इस सूत्र से देखिए, अब यहाँ पर P का मान अगर मैं रखते जाऊं तो मेरे को 3 सूत्र मिलेगा। VI T बराबर I स्क्वायर R गुणित T बराबर आ जाएगा V स्क्वायर T बटे R। ये हो जाएगा कार्य हमारा। जैसे देखिए जूल में जो था, जूल के नियम में जो हमने पढ़ा था वो और ये कार्य जो विद्युत ऊर्जा है ये सेम ही है। ये ऊर्जा ये जो किया गया कार्य है यही विद्युत ऊर्जा है, और यही विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में चालक से निकलता भी है। यहाँ पर फॉर्मूला जो रहेगा वो एक ही जैसे रहता है, इकाई भी एक रहेगा। विद्युत ऊर्जा जो है इसका इकाई रहेगा जूल, लेकिन इसके एक महत्वपूर्ण इकाई का हम लोग प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, या इसको बोलते हैं B.O.T यूनिट, BOT यूनिट। BOT का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर जो होता है ये होता है 1 किलोवाट गुणित
1 आवर यानी 1 घंटा। 1 किलोवाट को हम कितना वाट लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 वाट, और 1 घंटे को हम सेकंड में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3600 सेकंड। तो यहां पर इसी को मैं लिख सकता हूं 3.6 गुणित 10 के घाते 3.6 गुणित 10 के घाते 6, ये वाट गुणित सेकेंड, इसी को हम लोग लिख सकते हैं जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 गुणित 10 के घाते 6 जूल के बराबर होता है। इस यूनिट का प्रयोग आप अपने घरेलू उपकरणों में भी करते हैं। आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है वहां पर 1 यूनिट बिजली कब जलता है, जब 1 घंटे तक आपका लगातार 1000 वाट का लोड पड़े। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके पास 100 वाट के 10 बल्ब हैं, 10 बल्ब को जला दिए, 100 एक बल्ब 100 वाट का है तो 10 बल्ब मिला के कुल कितने हो गए 1000 वाट। 1 घंटे तक आप वो उस 1000 वाट के जो 10 बल्ब है कुल मिला के 100 वाट के जो 10 बल्ब है कुल मिला के 1000 वाट जो है 1 घंटे तक आप ऑन रखो तो जो बिजली जलेगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। मीटर में अगर अभी आपका रीडिंग 4 है तो वो 5 हो जाएगा, आखिरी जो अंक है वो 1 अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग 1 यूनिट बिजली जलना बोलते हैं। अगर प्रति घंटे हम 1000 वाट बिजली जला रहे हैं तो हमारा 1 यूनिट बिजली जलता जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर जो है ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, विद्युत ऊर्जा भी आप समझ गए हो। एक और टॉपिक बच गया है हमारा दक्षता वाला, उसको भी कर लेते हैं। स्टूडेंट, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है विद्युत वाहक बल स्रोत की दक्षता। दक्षता कैसे निकालते हैं, देखिए दक्षता का मैं सूत्र सिंपल सा आपको बताता हूं। दक्षता को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल स्रोत की दक्षता कहते हैं। आउटपुट मतलब कितना शक्ति निकल रहा है और कितना शक्ति हम दे रहे हैं, दोनों जितना शक्ति निकल रहा है और जितना शक्ति हम दे रहे हैं इसके अनुपात को ही हम विद्युत वाहक बल स्रोत की दक्षता कहते हैं। अगर मान लीजिए कि इतना अच्छा स्रोत है कि आपको उतना ही शक्ति वापस मिल रहा है जितना शक्ति आप दे रहे हो, उस केस में जो ईटा का मान है वो 1 हो जाएगा। 1 यानी 100%, मतलब विद्युत वाहक बल स्रोत की दक्षता 100% हो जाएगी, जो व्यवहारिक रूप से असंभव है। दुनिया में ऐसा कोई भी विद्युत वाहक बल स्रोत नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट पावर जो है इसको हम लोग लिखेंगे VI से विभवांतर गुणित विद्युत धारा, और यहाँ पर लिखा जाएगा विद्युत वाहक बल गुणित विद्युत धारा। विद्युत धारा और विद्युत धारा दोनों कट गए। अब ओम का नियम लगाइए, यहाँ पर V बराबर हम लोग लिख सकते हैं I गुणित R, और यहाँ पर E बराबर लिख सकते हैं I गुणित R प्लस स्मॉल r। यहाँ पर एक ही R क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर निकाल रहे हैं, विभव पतन निकाल रहे हैं प्रतिरोध R के सिरे पे, और यहाँ पर विद्युत वाहक बल था इसीलिए हम लोग कुल प्रतिरोध ले रहे हैं। बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का योग है, तो इन दोनों को काट दीजिए। तो यहाँ पर जो ये R बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ जाएगा। तो अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो तो हमारा ये ईटा का मान 100%, 1 यानी 100% हो सकता है, मतलब विद्युत वाहक बल स्रोत की दक्षता 100% होगी। लेकिन आप कितना भी अच्छा सेल बना लीजिए, अभी तक ऐसा कोई सेल नहीं बना है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान 0 हो। इसलिए विद्युत वाहक बल स्रोत की दक्षता ईटा का मान 100% नहीं हो सकता है। इसका मान ज्यादा से ज्यादा 80% तक होता है, उससे ज्यादा अभी तक संभव नहीं है। ये जो 20% बच जा रहा है उस 20% हिस्सा जो है वो कई प्रकार से क्षय होता है, लॉस होता है। जैसे ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में ये सीधा सीधा लॉस होता है, जो अभी अपने ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा है, ये 20% ऊष्मा के रूप में निकलता है। तार से अगर विद्युत धारा बह रहा है तो वो तार गर्म होगा, और ये वही 20% ऊर्जा है जो निकल रहा है, और ये 80% ऊर्जा वो है जिससे कार्य हो रहा है, परिपथ में विद्युत धारा बह रहा है। तो सूत्र में देखिए जो हमने ऊष्मीय ऊर्जा H पढ़ा था और जो हमने विद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित किया था, दोनों के सूत्र में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस ऊष्मीय ऊर्जा और इस विद्युत ऊर्जा के कार्य अलग अलग है। इस ऊर्जा का कार्य क्या था कि परिपथ में विद्युत धारा लगातार चलता रहे,
और इस ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा का कार्य क्या था? ये उष्मीय ऊर्जा वो ऊर्जा था जो व्युत्पन्न हो रहा है, निकल रहा है, क्षय हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 4 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड आपका कुछ भी फीडबैक हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।